जलन होती है, फिर तुरंत दिमाग में जलन होती है, चींटियां काटती है, फिर गले में जलन होती है, फिर पेट में जलन होती है, फिर खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, फिर एसिडिटी बनती है, फिर ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है, फिर भी पागल घटाघट पी रहे हैं, तकलीफ हो रही है फिर भी पी। और मैंने ऐसा देखा है कि इस देश में जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो उतना ही ज्यादा पेप्सी कोला कोका कोला पीते हैं। जो गांव का बिना पढ़ा लिखा किसान है, बहुत होशियार है और बहुत राष्ट्रभक्त है, वो नहीं पीता पेप्सी कोला कोका। वो दही की छाछ पीता है, गाय का दूध पीता है, ऊस का रस पीता है, संतरे का रस पीता है। लेकिन ये जो शहर का पढ़ा लिखा इडियट क्लास है, यही सबसे ज्यादा पीता है। आप पूछेंगे आप इसको इडियट क्यों कहते हैं? इडियट ना कहूं तो क्या कहूं? देखो, पेप्सी कोला है 10 रुपए का 300 मिलीलीटर, तो 20 रुपए का 600 मिलीलीटर, तो 30 रुपए का 900 मिलीलीटर, तो 33 रुपए का 1 लीटर, तो 33 रुपए का 1 लीटर पेप्सी कोला और 12 रुपए का 1 लीटर गाय का दूध। तो जो आदमी 12 रुपए लीटर का गाय का दूध ना पिए, 33 रुपए लीटर का जहर मिलाया हुआ पानी पिए, उसको इडियट ना कहूं तो स्मार्ट कहूं? ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में। और कैसे ये धंधा चलता है, आप सीधा सा हिसाब जोड़िए कि 70 पैसे का पानी 7 रुपए अगर नेट प्रॉफिट है तो मुनाफा हो गया 1000 टका। 1000 टका मुनाफा दुश्मन देश की कंपनियों को हम दे रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? वो पानी। और पानी अमेरिका से नहीं लाते, पानी हमारे ही देश का है, हमको ही बेचते हैं, मुनाफा अमेरिका ले जाते। और एक बार मैं पेप्सी कोला की फैक्ट्री देखने गया तो मुझे एक और बात पता चली कि एक पानी की बोतल पेप्सी कोला की भरने के लिए उसको सफाई जब किया जाता है तो 10 लीटर अच्छा पानी उसमें बर्बाद करते हैं। एक पेप्सी की बोतल की सफाई करने में 10 लीटर अच्छा पानी बर्बाद होता है। करोड़ों लीटर पानी हर साल वो हमारा बर्बाद करते हैं जो पीने लायक है। आप जानते हैं कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं, करोड़ों लोग पीने के पानी से प्यासे हैं और करोड़ों लीटर पानी बोतल धोने में बर्बाद होता है। और क्या तमाशा चल रहा है हमारे देश में कि दुश्मन देश का ये पेप्सी कोला कोका कोला बिकवा कौन रहा है इस देश में? नेताओं ने तो लाइसेंस दे दिया, ठीक है, अब बिकवाने का धंधा कौन चलाता है? एक आदमी है, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। अब आप उसको कहते हैं कि वो तो बहुत बड़ा नेशनल हीरो है। वो हीरो है कि क्या है? आप जरा सोचिए कि जो आदमी हमारे दुश्मन देश की कंपनियों का पानी बिकवाने का धंधा करे, वो हीरो है कि विलेन, अभी ये तय करना बाकी। आप देख लो कि सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा जाहिरात करता है पेप्सी की, और दूसरे नंबर पर अगर उसको समय मिला तो सबसे ज्यादा जाहिरात करता है कॉलगेट की। कॉलगेट भी अमेरिकन कंपनी। और तीसरे नंबर पर समय मिला तो वो जाहिरात करता है वीजा पावर की। वीजा भी अमेरिकन कंपनी। माने चुन चुनकर अमेरिकन कंपनियों की जाहिरात हमारे देश का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर करता है। उसको हम कहते हैं वो राष्ट्रीय खिलाड़ी है। वो राष्ट्र का खिलाड़ी है कि अमेरिकी कंपनियों का एजेंट? हमने तो उसको क्रिकेट खेलने के लिए बनाया, वो तो धंधा बढ़ा रहा है अमेरिकी कंपनियों का इन्वेस्ट। और उसी के पद चिन्हों पर दूसरे लोग चल रहे हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन भी कर रहा है पेप्सी का जाहिरात, अजय जडेजा भी कर रहा है हेड एंड शोल्डर का जाहिरात, वो भी अमेरिकी कंपनी। सौरभ गांगुली भी करता है, विनोद कांबली भी करता है। और मैंने क्या देखा है कि जितने हमारे बैट्समैन हैं वो सब पेप्सी की जाहिरात करते हैं, और जो बॉलर्स हैं वो कोका कोला की जाहिरात करते हैं। बॉलर्स में सबसे ज्यादा कोका कोला की जाहिरात करता है अनिल कुंबले, दूसरे नंबर पर जवागल श्रीनाथ, तीसरे नंबर पर अजीत आगरकर। तो बॉलर सब कोका कोला के हैं, बैट्समैन पेप्सी कोला के हैं, भारत का कोई नहीं। आप सोचते हो ये भारत के लिए खेलते हैं? कोई भारत के लिए नहीं खेलता, सब पैसे के लिए खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर को पेप्सी कोला कंपनी साल में 1 करोड़ रुपए देती। अनिल कुंबले को कोका कोला कंपनी साल में 50 से 60 लाख रुपए देती। और इसी रेंज में सब खिलाड़ियों को मिलता है। तो ये पैसे के लिए खेलते हैं, कोई राष्ट्र के लिए नहीं खेलते। और ये लोग राष्ट्र के लिए खेलते नहीं हैं, इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए अभी इस देश में कि ये सब लोग हैं जो अमेरिकी कंपनियों का धंधा बढ़ाने के काम में लगे। इनके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं, जैसे शाहरुख खान, जैसे करिश्मा कपूर,
ये शाहरुख खान भी पेप्सी का जाहिरात करता है, करिश्मा कपूर भी कोका कोला का जाहिरात करती। तो ये सब लोगों को राष्ट्र की कितनी चिंता है या कितने ये राष्ट्र विरोधी हैं, आप खुद तय करिए। मैं आपको सिर्फ एक सबूत पेश कर रहा हूं। आपने अभी देखा कारगिल का संकट हुआ। कारगिल के संकट में आपने ये भी देखा होगा कि हिंदुस्तान के गांव-गांव से गरीब आदमी ने कुछ ना कुछ देश के लिए दान किया कि नहीं किया? मुझे तो खुद मालूम है, क्योंकि कई शहर में मैंने इकट्ठा किया पैसा हमारे आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं की मदद से। हमने भी भेजा वहां जितना हमसे बन पड़ा। तो एक जगह तो मैं घूमता था छत्तीसगढ़ के इलाके में, ऐसे ही एक शहर में पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो मेरी आंख में एक दिन पानी आ गया। मैंने देखा कुछ भिखारियों ने जितनी भीख मांगी थी सब डाल दिया उसमें। माने जो रोटी खाने के लिए उन्होंने कहीं से भीख मांगा था वो पैसा भी कारगिल निधि में डाल दिया उन्होंने कि ये भेज दो, इससे बड़ा हमारा और क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश के लिए। इतने जिंदा दिल भिखारी, लेकिन दिल के कितने अमीर। उनके पास तो वही एक सहारा है, रोज मांगना रोज खाना, रोज कुआं खोदना रोज खाना, और दे दिया सब पैसा। तो मैंने कहा आज का भोजन कैसे करेंगे? उन्होंने कहा नहीं करेंगे, एक दो दिन भोजन। इतने दिल के बड़े लोग हैं ये सब, जिनको हम भिखारी कहते हैं। एक ऐसे भी जगह मेरी आंख में आंसू आए। एक 3.5 साल का लड़का, हम ऐसे सड़क पे गुजरते थे मांगते हुए कि कारगिल के लिए जिसको दान करना है वो करे। तो एक 3.5 साल का लड़का अपने घर के अंदर गया, अपनी गुल्लक लेकर आया। गुल्लक समझते हैं जिसमें पैसा रखते हैं। उसने कहा इसको तोड़ लो और इसमें जितना मिले तो वो सब कारगिल में भेज। तो उसी के सामने हमने उसकी गुल्लक तोड़ी मिट्टी की, तो उसमें कुछ 1100 रुपए निकले। उसने सब दे दिए। 3.5 साल के बच्चे की आप चेतना देखिए राष्ट्र के बारे में। मैंने उस बच्चे को एक ही प्रश्न किया कि ये पैसे तुमने किस लिए जमा किए थे? उसने कहा अंकल मैं इसकी साइकिल खरीदने वाला था। तो मैंने कहा अब तो तुम्हारी साइकिल नहीं आएगी। तो उसने कहा ठीक है नहीं आएगी, ये पैसा कारगिल भेज दीजिए। और उसके मां और बाप को बहुत गौरव महसूस हुआ कि हम शायद 100 रुपया देते या 200 देते या 500 देते, हमारे बेटे ने पूरी गुल्लक दे दी। तो 3.5 साल का बेटा हो या हिंदुस्तान का गरीब से गरीब आदमी, 90 साल का बुजुर्ग हो या कोई नौजवान, सबने कुछ न कुछ दिया। लेकिन आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर ने क्या दिया, विनोद कांबोली ने क्या दिया, अजय जडेजा ने क्या दिया, शाहरुख खान ने क्या दिया, करिश्मा कपूर ने क्या दिया? इन लोगों ने क्या दिया कारगिल के लिए? कुछ नहीं दिया। अपने खीसे में से निकालकर, अपने घर में से निकालकर एक पैसा नहीं दिया। आप जानते हैं ये सब करोड़पति लोग हैं। इन्होंने करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के नाम पर इकट्ठा किया है। उसमें से अगर 2, 5, 10 करोड़ भी ये देते तो इनके घर में कोई कमी नहीं होने वाली थी, लेकिन नहीं दिया। जब इनके ऊपर दबाव पड़ा कि कारगिल में कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया कि चलो एक फुटबॉल का मैच खेलेंगे और फुटबॉल के मैच में टिकट बेचेंगे, और उस टिकट की जो बिक्री होगी उसका जो पैसा आएगा उसमें अपने मैच का खर्चा निकालकर जो बचेगा वो कारगिल पे भेज। तो मैच हुआ दिल्ली में, आप सब जानते हैं, एक तरफ फिल्म स्टार, दूसरी तरफ तो ये क्रिकेट प्लेयर। तो मैच में टिकट किसने खरीदा? लोगों ने जो खुद भी कारगिल में दान कर रहे थे। हमारे जैसे आप जैसे ही लोगों ने तो टिकट खरीदा। तो टिकट का पैसा तो उनके खीसे का था जो पहले भी दे चुके थे कारगिल के लिए। इन्होंने अपनी जेब से निकालकर क्या दिया देश के लिए? तो आप सोच लीजिए ये कितने राष्ट्र के लोग हैं, और हम इन्हीं के लिए माथामारी करते हैं। और ये कितने निकृष्ट और घृणित किस्म के लोग हैं। थोड़े दिन पहले कपिल देव ने कहा कि पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, चलो अकल तो आई। लेकिन अब क्या बोल रहा है? अब कह रहा है कि चूंकि युद्ध खत्म हो गया है तो पाकिस्तान से मैच खेल लेना चाहिए। मतलब क्या है कि मैच होगा तो सबका हिस्सा उसमें बनेगा। मैच होगा तो पेप्सी कप होगा या कोका कोला कप होगा या विल्स कप होगा, और जो भी कंपनी मैच को स्पॉन्सर करेगी वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए रखेगी। तो किसी खिलाड़ी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा। कपिल देव को कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपर्ट कमेंटेटर के रूप में तो बुलाया ही जाएगा, तो उसमें 10-20 लाख तो मिल ही जाएगा, इसलिए मैच खेल लो। और इन खिलाड़ियों की आप राष्ट्रभक्ति की पहचान करें तो करिए कि जिस समय हमारे देश के जवान
पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ अपने जमीन का एक एक इंच बचाने के लिए सीने पर गोलियां खा रहे थे, उस समय हमारे क्रिकेट खिलाड़ी इंग्लैंड में पाकिस्तानियों से मैच खेल रहे थे। अगर इनमें थोड़ी भी राष्ट्रभक्ति होती और थोड़ी भी देशराज की भावना होती, तो जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते और कहते कि ये मैच संभव नहीं, हम इंग्लैंड में खेलें विश्व कप या ना खेलें, लेकिन ये हमारे राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है, हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रश्न है, ये मैच संभव नहीं है भारत पाकिस्तान का। आपको जो करना है करिए, आप हमारी टीम को डिबार करना चाहते हैं कर दीजिए, हमारी टीम को ग्रुप 6 में से निकालना हो तो निकाल दीजिए, हम मैच नहीं खेल सकते, क्योंकि राष्ट्र के स्वाभिमान से बड़ा तो कोई मैच नहीं होता दुनिया में, राष्ट्र की अस्मिता से बड़ा तो कोई मैच नहीं होता पूरी दुनिया में। लेकिन किसी ने नहीं कहा। पाकिस्तान से बाकायदा मैच हुआ और मैच खत्म हुआ, उसके बाद और मैच हुआ, वो भी खत्म हुआ, और जब ये पक्का हो गया कि हिंदुस्तान की टीम अब सुपर 6 में हार गई है और झोली डंडा लेकर वापस आने वाली है, तब इनमें कारगिल प्रेम पैदा हुआ। उसके पहले कहां था? मैच चूंकि खत्म हो गया और कुछ काम नहीं था, धंधा नहीं था, तो कारगिल प्रेम पैदा हो गया। ये तो सब आर्टिफिशियल है, बनावटी। ऐसे हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं या ऐसे हमारे देश के स्टार्स हैं जिनको आप एक्टर एक्ट्रेसेस कहते हैं, ये तो सब राष्ट्र की बर्बादी के काम में लगे हुए लोग हैं। इनको तो राष्ट्र का हीरो कैसे कहें, ये तो टॉप मोस्ट विलेन है। और दुर्भाग्य क्या है हम सब लोगों का कि इन्हीं विलेनों की फोटो हमारे घरों में मिलती है। वो शाहरुख खान की भी फोटो मिलेगी, जूही चावला की भी मिल जाएगी, करिश्मा कपूर की भी मिल जाएगी, सचिन तेंदुलकर की भी मिल जाएगी, मोहम्मद अजहरुद्दीन की भी मिल जाएगी, अजय जडेजा की भी मिल जाए। हमको तो अकल ही नहीं है और हमको ये भी समझ में नहीं आता कि कौन राष्ट्र का दुश्मन है और कौन राष्ट्र का दोस्त है। हम तो अपने पराये का भेद भी खत्म कर गए, ये भी नहीं समझता कि किसकी फोटो होनी चाहिए किसकी नहीं होनी चाहिए। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ क्या हुई कि ये पेप्सी कोला, कोका कोला, विल्स कंपनियों की जाहिरात करने के लिए जो क्रिकेट का खेल होता है, ये क्रिकेट का खेल किसी राष्ट्र के लिए नहीं हो रहा है। ये गलतफहमी में आप मत रहिए कि राष्ट्रों की दोस्ती बढ़ाने के लिए क्रिकेट का खेल हो, कुछ नहीं। कंपनियों की जाहिरात करने के लिए क्रिकेट का खेल है, बिक्री बढ़ाने के लिए क्रिकेट का खेल है। इसलिए पेप्सी कप होता है, कोका कोला कप होता है, विल्स ट्रॉफी होती है, इंडिया कप आपने कभी सुना है? भारत ट्रॉफी कभी सुना है? भारत कप आपने सुना है कभी क्रिकेट में होता? क्यों नहीं होता? पेप्सी कप है, कोका कोला कप है, विल्स ट्रॉफी है, तो इंडिया कप क्यों नहीं हो सकता? भारत कप क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनको राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, खेल के बहाने से आए या सिनेमा के बहाने से आए या किसी और तरीके से आए, पैसा पैसा पैसा, पैसे के लिए मर रहे हैं सब, कुछ राष्ट्र के लिए इनके दिल में। और मुझे तकलीफ उससे भी बड़ी क्या हुई कि इन्हीं के चक्कर में हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवान घंटों घंटों बर्बाद करते हैं टेलीविजन के सामने बैठकर, 8 घंटे क्रिकेट का मैच देखते हैं। और इस बार भी मैं एक चीज बहुत गहराई से महसूस करता रहा कि जब तक इंग्लैंड में भारत की टीम सुपर 6 में रही, तब तक हिंदुस्तान में कारगिल निधि के लिए एक भी रैली नहीं हुई किसी भी गांव में। आजादी बचाओ आंदोलन की 2-4 रैलियों को छोड़कर जो हम लोगों ने की थी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, हिंदुस्तान के किसी भी अखबार की कटिंग्स आपको बता नहीं सकती। जब तक हिंदुस्तान हारा नहीं सुपर 6 में, तब तक हिंदुस्तान में कहीं कारगिल निधि की कोई रैली नहीं हुई, कहीं हिंदुस्तान में खून देने वालों की लाइन नहीं लगी। जैसे ही हिंदुस्तान हारा और पता चला कि टीम वापस आ रही है झोली डंडा लेके, तब लोगों में भी कारगिल प्रेम पैदा हुआ, तब रैलियां होना शुरू हुई, खून देना शुरू हुआ। तो हमारी राष्ट्रभक्ति किससे जुड़ी हुई है? वो भी निखालिस नहीं रह गई। और जब देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान फंसे हुए थे क्रिकेट के मैच में, तो हिंदुस्तान के जवान सीमा पर 1-1 इंच जमीन की रक्षा कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि अगर कहीं हमला उससे भी भयंकर होता और पूरी सीमा पर हमारे देश में हमला हो गया होता, तो हमारे तो करोड़ों लोग बैठकर टीवी ही देखते रहते और हिंदुस्तान को दुश्मन ने खलास कर दिया होता। ऐसे हम फंसे हुए हैं, दुश्मन ने एक जाल फेंका, चुग्गा फेंका, हम उसमें फंस गए। और आपको बताऊं इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है कि इन कंपनियों ने पेप्सी कोला, कोका कोला, विल्स या प्रॉक्टर एंड गैम्बुल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, हिंदुस्तान लीवर, ये जितनी विदेशी कंपनियां हैं और उनके साथ हिंदुस्तान की भी कुछ देशी कंपनियों ने इस क्रिकेट के मैच में 1.5 महीने के अंदर 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए खर्च किया एडवर्टीजमेंट में।
माने 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में 1.5 महीने में खर्च हुआ और कारगिल के कोष में अभी तक 200 करोड़ इकट्ठा नहीं हो पाए। माने ये पेप्सी कोला वाले, कोका कोला वाले, हिंदुस्तान लीवर वाले मानते हैं कि हम हिंदुस्तान में धंधा कर रहे हैं, लूट के ले जा रहे हैं। वो लूटा हुआ पैसा इंग्लैंड के क्रिकेट के खेल के प्रसारण में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उस पैसे का कुछ अंश कारगिल में नहीं जा सकता। कारगिल में जिसमें दिया वो बेचारे गरीब लोगों ने इकट्ठा करके दिया। तो असली राष्ट्रभक्त कौन है और नकली राष्ट्रभक्त कौन है, उसका पता तो आपको अब चल गया होगा। और अगर आप उनमें से इस श्रेणी में कहीं आते हो नकली राष्ट्रभक्तों की, तो इशारे से मैं कह रहा हूं कि जल्दी से उसमें से बाहर निकल आइए। इस देश में इससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कहीं ये वर्गीकरण हुआ तो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के। तो आप अपने अपने स्तर पर सोचिए, अपने अपने दिल से पूछिए कि हमारी राष्ट्रभक्ति कहीं वो असली वाली थी या नकली वाली थी, स्वयं स्फूर्त थी, या ये सब प्रसारण देख देख कर, तरह तरह के टेलीविजन पर देख देख कर या अखबार में पढ़ पढ़ कर आई थी कहीं। ये दुश्मन की फेंकी हुई एक चाल है जिसमें हम फंस गए, पेप्सी कोला के बहाने, कोका कोला के बहाने, कॉलगेट के बहाने, और इतने फंस गए कि अपनी राष्ट्रभक्ति भी भुला बैठे। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है किसी राष्ट्र के लिए, और इसी को मैं खतरनाक आर्थिक युद्ध कहता हूं। इसमें क्या नुकसान है, आप भी बर्बाद हो रहे हैं, राष्ट्र भी बर्बाद हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए इस देश का जा रहा है। पेप्सी कोला कमा के ले जाता 240 करोड़, कोका कोला कमा के ले जाता 300 करोड़, कॉलगेट कमा के ले जाता है 30-35 करोड़, प्रॉक्टर एंड गैम्बुल ले जाता है, रैकेट एंड कोलमैन ले जाता है, हिंदुस्तान लीवर ले जाता है, जॉनसन एंड जॉनसन ले जाता है, फाइजर ले जाता है, सीवा गाएगी। 4000 ऐसी कंपनियां हैं, उनमें सैकड़ों तो अमेरिका की हैं और कुछ तो अमेरिकी पिट्ठू देश जिनको G7 कहते हैं उनकी। तो ये एक तरह का खतरनाक आर्थिक युद्ध है, और इस खतरनाक आर्थिक युद्ध के बारे में मैं बहुत बार आपको कह चुका हूं, इसलिए विस्तार में नहीं जा रहा हूं। सिर्फ संदर्भ के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो हमारे देश में विदेशी कंपनियों को भेजकर जो तमाशा हो रहा है वो आर्थिक युद्ध हो रहा है। और इस आर्थिक युद्ध का नतीजा क्या है कि हर साल इस देश का 70,000 करोड़ रुपए विदेश जा रहा है, दुश्मन के हाथ में जा रहा है। वही पैसे से दुश्मन हथियार बना रहा है, वही हथियार पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान उसी हथियार से आपके देश के ऊपर हमला कर रहा है। या आप जो 70,000 करोड़ दुश्मन के हाथ में दे रहे हैं, उसी पैसे को वो पाकिस्तान को इंटरेस्ट फ्री लोन में दे रहा है, और पाकिस्तान उसी पैसे से हमारे देश पर हमला कर रहा है। तो हम तो अपने ही देश की बर्बादी में लगे। और एक बहुत खतरनाक किस्म का सांस्कृतिक युद्ध भी इस देश में चल रहा है। सांस्कृतिक युद्ध क्या चल रहा है, अमेरिका ने जिस तरह से आर्थिक युद्ध करने के लिए हिंदुस्तान में पेप्सी कोला को भेजा, कोका कोला को भेजा, विल्स को भेजा या प्रॉक्टर एंड गैम्बुल को भेजा, उसी तरह हिंदुस्तान में सांस्कृतिक युद्ध करने के लिए अमेरिका ने स्टार टीवी को भेजा, ESPN चैनल को भेजा, स्टार स्पोर्ट्स को भेजा, CNN को भेजा है, V चैनल को भेजा है, M चैनल को भेजा है। हिंदुस्तान में 15-16 विदेशी टीवी चैनल। कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि जी टीवी क्या स्वदेशी है, जी टीवी में 51% पूंजी अमेरिका की लगी है। तो ये सारे के सारे टीवी चैनल एक साथ मिलकर हमारे ऊपर भयंकर किस्म का सांस्कृतिक हमला कर रहे हैं। कैसा सांस्कृतिक हमला कर रहे हैं आप पूछेंगे। सांस्कृतिक हमला ये हो रहा है कि आप जरा ये देखिए कि V चैनल और M चैनल पर आता क्या है रात दिन, एक ही तरह के गाने और एक ही तरह के गीत, जिनमें सिवाय सेक्स और सेक्स की अश्लीलता के दूसरा कोई विषय नहीं। M चैनल और V चैनल पर इसी तरह के गाने 24 घंटे, और इतने खतरनाक दोनों टीवी चैनल हैं M चैनल और V चैनल कि कोई तो संस्कारशील माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर देख नहीं सकते। या तो बच्चों को उठना पड़ेगा या माँ बाप को उठकर जाना पड़ेगा। ऐसे घटिया और रद्दी टीवी चैनल हैं, इनके गाने हैं। या फिर स्टार प्लस है या फिर जीस है, तो ये जी है या स्टार प्लस है, इन सब टीवी चैनलों पर कुछ तो आते हैं गाने, और गाने भी एक एक से फालतू के, और वो गानों के अलावा कुछ आता है तो सीरियल्स, और जितने सीरियल्स आएंगे स्टार प्लस पर या जी पर, आप देखेंगे हर सीरियल का एक ही थीम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन। हर टीवी सीरियल का एक ही किस्सा होगा, किसी की पत्नी किसी के साथ भागी, किसी का पति किसी के साथ भागा, किसी का प्रेमी किसी के चक्कर में फंसा, किसी की प्रेमिका किसी के चक्कर में फंसी, एक महिला 10 पुरुषों के साथ फंसी हुई है, एक पुरुष 10 महिलाओं के साथ फंसा हुआ, यही सब फालतू फालतू बात है।
जो भारतीय समाज में कभी संभव नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे समाज में पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन दोनों पाप माने जाते हैं, संभव नहीं हमारे समाज। लेकिन वही टीवी सीरियल इस देश में रोज दिखाए जाते हैं जिनमें सिवाय पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन के अलावा कुछ नहीं होता। या फिर एक दूसरी थीम होती है हर टीवी सीरियल में, पति पत्नी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, माँ बेटी के झगड़े, दो पड़ोसियों के आपस के झगड़े, दो बिजनेस पार्टनर के आपस के झगड़े, कोई किसी को मरवा रहा है, कोई किसी के मरने के लिए सुपारी ले रहा है, कोई किसी को मरवाने के लिए सुपारी दे रहा है, कोई किसी का बिजनेस चौपट करने में लगा है, कोई किसी का बिजनेस चौपट करने में लगा। ये फालतू के सीरियल। आप जानते हैं कि पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन और ये परिवार के झगड़े, ये भारतीय समाज की बातें नहीं, ये सब अमेरिकी समाज में होता है। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन शायद ही अमेरिका के किसी परिवार में न हो। ऐसा परिवार वहां ढूंढना आपको मुश्किल होगा। जिन परिवारों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो, अमेरिका में ऐसे परिवार ढूंढना बहुत मुश्किल है। वहां की संस्कृति में ये रचा बसा हुआ है, और चूंकि ये वहां अमेरिकी संस्कृति में शामिल है, इसलिए तो बिल क्लिंटन ये करता है। और बिल क्लिंटन ये सब करते हुए भी अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है, क्योंकि अमेरिका की प्रजा ये सब करती है तो राष्ट्रपति भी करता है। और इसलिए चूंकि वहां की संस्कृति में ये सामान्य बात है, तो हिलेरी क्लिंटन कभी लात मार के उसको घर के बाहर नहीं निकालती, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब तो कॉमन बात है। हिंदुस्तान में ये नहीं चल सकता, यहां तो परिवार टूट जाएगा। जरा भी शक हुआ पति को पत्नी पर या पत्नी को पति पर, तो परिवार एक नहीं रह सकता, या टूटेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे यहां ये संभव नहीं है, हमारे संस्कार में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं। हमारी संस्कृति में तो यह है कि एक बार पति पत्नी की शादी हो गई तो तोड़ें कैसे, यही नहीं समझ में आता, तोड़ना नहीं आता लोगों को। और आप गांव में चले जाइए, महिलाओं से पुरुषों से बात कर लीजिए कि शादी हो गई जी, वो तो 7 जन्म पहले कहीं तय हो गई थी हमारी, तो हो गई बस। देखा हो पत्नी ने पति को या पति ने पत्नी को, कोई जरूरी नहीं है, हो गई है। यहां तो विश्वास पर चलता है ना सब कुछ, और विश्वास के अलावा सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं कि ईश्वर ने कराया है तो ठीक ही कराया होगा। तो यहां की संस्कृति तो बिल्कुल फर्क है। ईश्वर ने कराया होगा तो ठीक ही कराया होगा, हमारे मां पिता ने कुछ किया है तो ठीक ही किया होगा। वहां तो कुछ ऐसा होता नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं होता है। वहां तो विश्वास क्या होता है, 20 साल पति पत्नी साथ रह के नहीं समझ सकते। अमेरिका में एक ही चीज के लिए परेशान होते हैं वहां के पति पत्नी, एक दूसरे का विश्वास नहीं जीत पाते, हमेशा शक, हमेशा शक। तो इसलिए क्या होता है, सवेरे शादी, शाम को तलाक, दूसरे दिन शादी, फिर तलाक, फिर शादी, फिर तलाक। तो खेल है वहां तो, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में से इसी तरह की सभ्यता निकलती है। इससे ज्यादा अच्छी सभ्यता निकल नहीं सकती वहां, तो है वहां पर। और टीवी चैनल जितने वहां चलते हैं, सेक्स की बातें दिखाते हैं या सेक्स की अश्लीलता दिखाते हैं, तो उसका नतीजा भी है 12-13 साल में लड़कियां मां बनती हैं, 14 साल में लड़कियां मां बनती हैं, वहां चलता है। और जिन लड़कियों को स्कूल जाना होता है और उनके बच्चे भी साथ में होते हैं, उनके लिए स्पेशल किस्म के स्कूल अमेरिका में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां की सरकार को मालूम है कि ये सब होने ही वाला है समाज में। यहां तो कोई कल्पना नहीं कर सकता ये। मैं तो यूरोप में देख चुका हूं, बहुत सारे देशों में घूमते घूमते एक बार मेरे मन में अचानक से प्रश्न आया कि ये यूरोप के देशों में रक्षाबंधन क्यों नहीं होता। एक दिन मैंने ऐसा सोचा अपने मन में, आप कहेंगे बहुत बेवकूफी का प्रश्न, लेकिन मैंने सोचा कि ये रक्षाबंधन क्यों नहीं होता। भाई बहन तो होते ही हैं, परिवार तो होता ही है, भले ही वो अधकचरा हो, अपसंस्कृति वाला हो, लेकिन परिवार तो है, भाई बहन तो, लेकिन रक्षाबंधन क्यों नहीं। तो सोचते सोचते एक दिन मैं निष्कर्ष में पहुंचा कि जिस समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन ही समाज का मुख्य हिस्सा हो, वहां रक्षाबंधन हो कैसे सकता है। क्योंकि रक्षाबंधन तो उसी देश में हो सकता है जिस देश में किसी माँ ने बचपन से सिखाया हो कि देख, किसी की बहन तेरी बहन है, किसी की बेटी तेरी बेटी है, किसी की माँ तेरी माँ है। ये तो उसी देश में संभव रक्षाबंधन। ये अमेरिका में कैसे हो सकता है, यूरोप में कैसे हो सकता है। और अमेरिका और यूरोप में ये इसलिए भी संभव नहीं है कि बहुत बार तो वहां ऐसे किस्से होते हैं कि भाई ने बहन के साथ बलात्कार किया या बहन ने भाई के साथ संसर्ग किया। ये तो होता ही रहता है अमेरिका में, यूरोप में भी होता है। कैसे संभव है रक्षाबंधन हो जाए वहां। क्योंकि रक्षाबंधन होता है वो सिर्फ धागा नहीं होता है, वो बहन पवित्रता की एक डोर बांधती है भाई की राहत पर कि जवान भाई और जवान बहन के आपस के रिश्ते क्या होंगे, वो तय करता है रक्षाबंधन।
तो बहन जब कलाई पर राखी बांधती है तो भाई से ये अपेक्षा करती है कि ये कलाई पर राखी नहीं है, ये पवित्रता की एक डोर है। तो तुम्हारे मन में मेरे प्रति हमेशा पवित्र भाव ही होना चाहिए, इसलिए तो रक्षाबंधन होता है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ऐसे ही रक्षाबंधन नहीं निकाला है, उसके पीछे बहुत गहरा चिंतन होगा। अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, क्योंकि समाज में इस तरह की संस्कृति नहीं है। और जिस समाज की अपनी संस्कृति नहीं है, या उजाड़ संस्कृति है, या अपसंस्कृति है, उसी अपसंस्कृति को हिंदुस्तान में घुसेड़ा जा रहा है। स्टार टीवी, जीटीवी, CNN, ATN, प्राइम स्टार, प्राइम स्पोर्ट्स। और हिंदुस्तान के लोग बेवकूफों की तरह से बड़ा गर्व महसूस करते हैं, हमारे घर में केबल कनेक्शन है। अरे सत्यानाश हो आपका, घर में केबल कनेक्शन क्यों लिया है? ये क्या काम का है केबल कनेक्शन? आपको अगर यही सीखना है पर स्त्री गमन कैसे करना, पर पुरुष गमन कैसे करना, तो अच्छा है कि केबल कनेक्शन बंद कर दीजिए, अमेरिका में जाकर रहिए, समझ में आ जाएगा। काहे को ले लिया ये केबल कनेक्शन? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, राजीव भाई उसमें से ज्ञान मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है? 1% ज्ञान मिलेगा, 99% आपको उल्टी बात है। तो ज्ञान तो याद नहीं रहता, फालतू की बातें याद रह जाती है। क्योंकि आदमी के चरित्र की विशेषता है ये कि गिरता जल्दी है, उठने में देर लगती, फिसलने में समय नहीं लगता। फिसलने में, गिरने में, रपटने में, कहीं दुष्चक्र में फंसने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अपने आप को नीचे गिरे हुए से उठाने में बहुत समय लगता है। तो ज्ञान लेने में समय लगता है, लेकिन फालतू बातें सीखने में बिल्कुल समय नहीं लगता। बच्चे सीख रहे हैं रोज इस तरह के टेलीविजन चैनल देख देख कर आज इस देश के बच्चे 10-10, 11-11, 12-12 साल में जिस तरह की बातें करने लगे हैं, सुनकर हैरानी होती है। कई बार मुझे अफसोस होता है कि इस देश के बच्चे बचपन में जवान हो रहे हैं इस तरह के टीवी सीरियल देखकर, और हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं और एक पराई संस्कृति में, विदेशी संस्कृति में रहने को गौरव महसूस कर रहे हैं। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। जब आप अपनी संस्कृति की जड़ों से कट जाएं, एक पराई और विदेशी संस्कृति में जीना शुरू करें और आप माने कि यही हमारे लिए तरक्की है, यही विकास है, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। आपको तो अपने पराये का भेद भी खत्म हो गया होगा तब। इसी को मैं सांस्कृतिक आक्रमण मानता हूं। ये 3-4 तरह के खतरनाक आक्रमण इस देश में, एक तो राजनीतिक आक्रमण है, दूसरा आर्थिक आक्रमण है, तीसरा सांस्कृतिक आक्रमण है, और एक तकनीकी आक्रमण है। अब प्रश्न ये है कि जिस तरह हमारे देश की सीमाओं पर रहने वाले जवानों ने इस देश को राजनीतिक आक्रमण से बचाया, एक एक इंच जमीन की रक्षा की, भले ही अपनी जान दी, तो अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है कि हम इस देश को आर्थिक और सांस्कृतिक आक्रमण से बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते। ये जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि इस देश की सीमा पर लड़ने वाले सैनिक सारे युद्ध नहीं लड़ सकते। वो राजनीतिक युद्ध लड़ सकते हैं। दुश्मन ने आपकी जमीन छीनी तो छीन कर वापस ला सकते हैं, लेकिन दुश्मन ने अगर आपका पैसा छीन लिया, दुश्मन ने आपकी संस्कृति को छीन लिया, वो वापस लाने का काम सेना नहीं कर सकती, वो काम आपको करना होगा। सबकी जिम्मेदारी बटी होती है समाज में। बाप का फर्ज बाप अदा करता है, माँ का फर्ज माँ अदा करती है, भाई का फर्ज भाई अदा करता है, बहन का फर्ज बहन अदा करती है। सबके अलग अलग कर्तव्य होते हैं, सबके अलग अलग फर्ज होते हैं। तो हमारे सैनिक जो सीमा पर लड़ रहे हैं, उनके कुछ कर्तव्य हैं, उनके कुछ फर्ज हैं, वो अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, अपने फर्ज को पूरा कर रहे हैं। तो हमें अपने बारे में सोचना होगा कि हमारे जो कर्तव्य और फर्ज पूरे करने चाहिए, तो आपका एक ही फर्ज और कर्तव्य इस समय बचता है, वो है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बचाना, या राष्ट्र को आर्थिक युद्ध से बाहर निकाल कर लाना, और राष्ट्र को सांस्कृतिक युद्ध से बाहर निकाल कर लाना। तो आप पूछेंगे, ये आर्थिक युद्ध से देश को बाहर कैसे निकालें, सांस्कृतिक युद्ध से देश को बाहर कैसे निकालें? आर्थिक युद्ध और सांस्कृतिक युद्ध से देश को बाहर निकालने का रास्ता एक डायनामाइट बम के सामने से होकर गुजरता। जैसे हमारे देश के सैनिक बम इस्तेमाल करते हैं दुश्मन को मारने के लिए, वैसे ही हमारे पास एक बम है दुश्मन को मारने के लिए, और उसका नाम है बहिष्कार, बॉयकॉट। बॉयकॉट वो डायनामाइट है, बहिष्कार वो बम है जो दुश्मन के बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकता है। एक बार आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। इसी बहिष्कार की ताकत पर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भागना पड़ा था। 1905 में यही बहिष्कार आंदोलन लोकमान्य तिलक ने चलाया था, 1907 में सावरकर ने चलाया, 1915 में गांधी जी ने चलाया। इसी बहिष्कार के आंदोलन की ताकत पर अंग्रेज भागे थे। तो वही बहिष्कार का आंदोलन अगर हम फिर से चलाएं तो ये दुश्मन देश की कंपनियां भी भागी। तो आपको अपना फर्ज निभाना है। माने कि दुश्मन देश की कंपनियों का सामान खरीदना बंद। अगर हम दुश्मन की कंपनियों का सामान खरीद रहे हैं तो अपने राष्ट्र से गद्दारी ही कर रहे हैं।
तो आप पूछेंगे क्या करें? कल से पेप्सी कोला पीना बंद।